हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड रूल्स ऑफ क्रेडिट हैं। यानी कि जब भी आप कोई जर्नल एंट्री बनाते हैं तो आपको खास करके प्रॉब्लम आती है कि भाई हम डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए, किसी भी एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि किसी भी लेन देन से रिलेटेड आपके पास एटलीस्ट दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट को आप डेबिट में लिखते हैं और तो दूसरे एस्पेक्ट को आप क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास हेड है तो टेल भी है, दिन है तो रात भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। इसी आधार पर अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शंस को देखें तो अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदा है तो मैंने खरीदने के बदले में उसको कुछ दिया भी है, यानी कि उसको कैश भी दिया है। और अगर मान लीजिए मैंने उससे नगद में ना खरीद कर उधार में खरीदा है तो क्या मैं बाद में उसको पैसा नहीं दूंगा? मैं बाद में भी उसको पैसा दूंगा। तो इसी तरीके से हमारे पास में कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास में जो भी एस्पेक्ट होते हैं उन्हें हम डेबिट में भी लिखते हैं और उन एस्पेक्ट को हम क्रेडिट में भी लिखते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा रूल है जो ये अप्लाई होता है? जर्नल एंट्री ऑलरेडी पता है आपको कैसे बनाते हैं। मान लीजिए अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी है तो मैं डेबिट में लिखूंगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, अगर मैंने कैश में ही खरीदा है तो कैश अकाउंट। ठीक, अगर यहाँ भी मेरे पास अमाउंट 10,000 जाएगी या 1 लाख की मान लेते हैं, चलिए 1 लाख की खरीदी है। और अगर मैंने कोई उधार की ट्रांजैक्शन है, मशीन खरीदी है और मान लीजिए मैंने उधार में खरीदी है, तो मैं लिखूंगा मशीन अकाउंट डेबिट टू मेरे पास में जिससे खरीदी है। मान लीजिए उस फर्म का नाम जो है एबीसी है, तो ए बी करके मैंने यहाँ पर फर्म का नाम लिख दिया, ए बी अकाउंट डेबिट, सॉरी ए बी अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख दिया। कितने की खरीदी है? 50,000 की खरीदी है, तो 50 यहाँ लिख दिया और 50 ही मैंने इस साइड में मेंशन कर दिया। अब देखिए, पहले उसमें हमारे पास में जो बिल्डिंग है वो इन हुई है तो मैंने उसको डेबिट में लिखा। इस बिल्डिंग को खरीदा और इसके बदले में मैंने कैश दे दिया, तो मैंने उस कैश को क्रेडिट साइड में नोट कर दिया। ओके, ठीक। तो कैश मेरे पास से क्या हुआ? आउट हो गया, तो इसको मैंने कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड में लिखा। और बिल्डिंग मेरे पास में इन हुई तो मैंने बिल्डिंग को कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड में नोट कर दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन को अगर आप देखो तो आपके पास में मशीन जो है वो इन हुई है, तो मशीन को आपने कहाँ लिखा? डेबिट साइड में लिखा है। लेकिन अभी मशीन को आपने खरीदा तो है, मशीन तो आपके पास आई है, बट अभी उसके बदले में आपने जितने अमाउंट का वो मशीन था 50,000 का, अभी वो पेड नहीं करा है। तो आपने उस आदमी का नाम लिखा जिससे आपने ये मशीन खरीदी है, तो उसका नाम आपने कहाँ लिख दिया? क्रेडिट साइड में लिख दिया। और ये मशीन को आपको क्या कर रहा है? यहाँ पर ये मशीन आपको दे रहा है, तो ये गिवर पर्सन हो गया। इसी तरीके से जो भी ये ट्रांजेक्शन्स को हम नोट कर रहे हैं, इसके पीछे का एक रूल है। उस रूल को अगर हम पहले पढ़ लें और उसके बाद जब हम ये जर्नल एंट्री बनाएं तो आई थिंक कि आपको जर्नल एंट्री बनाने में कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी जर्नल एंट्री बनाना आपके अकाउंटेंसी का एक बेस है जो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। और इस बेस की यानी कि इन जर्नल एंट्री को क्लियर करने के लिए जो रूल्स हैं वो रूल भी बिल्कुल अच्छे तरीके से इनऑल आपको क्लियर होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम उस रूल को ही क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो देखिए, आपके पास में दो तरीके के रूल होते हैं, एक ट्रेडिशनल होते हैं और एक मॉडर्न अप्रोच होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली आपके पास में जो अकाउंट्स होते हैं वो दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक जिसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं और सेकंड आपके पास में इम्पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप के आपके पर्सन होते हैं। एक जिसे हम नेचुरल पर्सन बोलते हैं। नेचुरल पर्सन का मतलब हो गया कि जिसको गॉड पैदा करता है, कोई रमेश, सुरेश, मोहन, सीता, गीता। ओके। दूसरे होते हैं जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन नॉर्मली उनको गॉड पैदा नहीं करता, बल्कि हम अपनी दुनिया में ही कुछ नाम रख लेते हैं। जैसे जब हम कोई फर्म शुरू करते हैं तो हम उस फर्म का नाम रख लेते हैं, कोई स्कूल शुरू करते हैं तो हम उस स्कूल का नाम रख लेते हैं, कोई हमने कॉलेज शुरू करा है तो हम कॉलेज का नाम रख लेते हैं, किसी कंपनी का हमने कंपनी शुरू करी तो हम उस कंपनी का भी नाम रख लेते हैं। तो जहाँ कंपनियों के नाम, फर्म के नाम, इन्हें किसी भगवान ने पैदा नहीं कराया बल्कि हमने खुद अपनी तरफ से उनके नाम रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वो आर्टिफिशियल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तीसरे होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये केवल हमारे खर्चों को, इसको हमारे एक्सपेंस को
और हमारी एक तरीके से जो इनकम होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए खर्चे कौन से होते हैं आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में पहला हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि अनपेड एक्सपेंसेस। जिस एक्सपेंस का भी पेमेंट आपने नहीं करा है वो आउटस्टैंडिंग के नाम से आएगा। मैंने शॉर्ट में करके O/S लिख दिया है, पूरा नाम आप देख लीजिएगा। दूसरे होते हैं इसमें खर्चे जिसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये भी हमारे पास में क्या है, ये एडवांस का खर्चा है। यानी कि अगर किसी खर्चे का पेमेंट अगले साल का खर्चा, नेक्स्ट ईयर या ईयर्स के खर्चे, अगले सालों के खर्चे अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पेड करे हैं, तो जब वो नेक्स्ट ईयर में कैरी होंगे तो उनको हम प्रीपेड एक्सपेंस के नेम से कैरी करेंगे। इसी तरीके से इनकम होती है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, और एक्रूड इनकम को हम कहाँ नोट करते हैं, वो भी हमारे पास में, यानी कि इनकम अर्न हो गई है लेकिन हमारे पास अभी उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ। भाई किसी का आपने काम करा और उस काम के बदले में अभी उसने पैसा नहीं दिया है आपको, तो ऐसा काम जिसको काम तो कंप्लीट हो गया है, अब उसे पैसा देना था लेकिन उसने पैसा अभी हमें नहीं दिया। जैसे अगर आपने अपना कोई भी किराए पर, रेंट पर अगर आपने कोई मकान या कोई दुकान दी है, तो 1 महीने बाद डील है कि आप उसका पैसा दोगे। वो महीना पूरा हो गया लेकिन उस महीने का अभी उसने उस रेंट का पैसा नहीं दिया, उस मकान का जो इस्तेमाल करा 1 महीने उसका पैसा नहीं दिया, तो वो एक्रूड कहलाएगा। और इसी तरीके से होती है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब हो गया कि कोई भी इनकम जो हमें अगले साल की रिसीव हुई है इस साल में, तो वो एडवांस इनकम कहलाएगी। और एडवांस इनकम को भी हम नोट करेंगे लेकिन एडवांस के नेम से करेंगे। तो ये जो 4 नाम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, ये रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर किसी भी गुड्स को आप उधार में खरीदते हो, नगद में नहीं उधार में खरीदते हो, तो अगर किसी नेचुरल पर्सन से खरीदा है तो उसका नाम लिखोगे, चाहे उधार में खरीदा हो या बेचा, कोई भी उधार की ट्रांजैक्शन हो। मतलब कोई चीज आ तो रही है लेकिन आपके बिजनेस से जब नहीं जाएगी, आउट नहीं हो रही है, या इन तो हो रही है, आउट नहीं हो रही है, आउट हो रही है लेकिन इन नहीं हो रही है, तो उन दोनों सिचुएशन में आपके पास में या तो नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल में से किसी भी एक का नाम आएगा। अब वो डिपेंड करता है, आप किसी फर्म से खरीद रहे हो तो फर्म का नाम, अगर किसी नेचुरल पर्सन से खरीद रहे हो तो नेचुरल पर्सन का नेम आएगा। ये अलग बात हो गई जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात है। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इसमें रियल अकाउंट आते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, चाहे टेंजिबल एसेट्स हो या चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो। अब टेंजिबल एसेट कौन सी हो गई, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब क्या है आपके पास में, टेंजिबल एसेट्स हैं। गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सब कैसी एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है ना, कैश है, इन्वेंट्री है, स्टॉक जिसे हम बोलते हैं, ये सब एसेट हैं। डेटर्स को छोड़कर, डेटर्स भी एक एसेट है मतलब, लेकिन वो पर्सन है तो इसलिए वो नेचुरल या आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आता है। उसे छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें सब एसेट्स हैं, उनको हम नोट करते हैं। अब मैंने एसेट्स अगर खरीदी हैं तो मैं डेबिट में लिखूंगा, बेची हैं तो क्रेडिट में लिखूंगा, आगे देखेंगे। नॉमिनल की कैटेगरी में केवल आपके पास 2 चीजें आती हैं, एक खर्चे आते हैं और एक आपके पास में इनकम आती है। अब खर्चों का अपोजिट हो जाता है लॉस। अगर किसी चीज को बेचने पर या कोई माल के चोरी होने पर आपको नुकसान हुआ है तो वो लॉस कहलाएगा, उसको भी नोट, वो एक्सपेंस वाली कैटेगरी के साथ आएगा। और इनकम का मतलब के साथ में गेन आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। अब इसके रूल को देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में रूल हो गए, ये तो सब वो नाम ही मैंने जो बताए थे वो हो गए आपके पास में सारे के सारे, ये आ गए आपके पास। अब अगर कोई रिसीवर पर्सन है, उधार में आपकी कोई ट्रांजैक्शन है, या किसी भी पर्सन को आप क्या कर रहे हो, कैश का पेमेंट कर रहे हो, लेन देन पहले हुआ है अब आप उसे कैश दे रहे हो, तो आप उसका नाम डेबिट में लिखोगे। जैसे आपने रमेश को जो है वो कैश का पेमेंट करा, तो रमेश को आपने या राम को कैश का पेमेंट करा है, तो राम का नाम, राम कौन हुआ, रिसीवर हुआ, उस आपसे पैसा ले रहा है, आपकी फर्म से वो रिसीव कर रहा है, तो राम का नाम आप डेबिट में लिखोगे। और उसने क्या लिया है आपसे, तो कैश लिया है, तो कैश को आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। ऐसे ही आपने राम को गुड्स बेचा है उधार में, तो राम का नाम आप डेबिट में लिखोगे। और उसने क्या लिया है, गुड्स खरीदा है आपसे, तो सेल्स को आप क्रेडिट साइड में नोट करोगे। तो जो भी रिसीवर होगा उसको डेबिट में लिखेंगे और जो भी गिवर होगा उसका नाम आप क्रेडिट में लिखोगे। जैसे सुरेश ने जो आपसे गुड्स खरीदा था, अब सुरेश ने आपको पेमेंट कर दिया, तो सुरेश जो है अब आपको पेमेंट कर रहा है, तो सुरेश आपको गिवर है, आपको कैश दे रहा है, तो कैश को आप डेबिट साइड में लिखोगे और जो सुरेश है उसका नाम आप क्रेडिट साइड में लिखोगे।
तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में अगर रिसीवर है तो डेबिट में आएगा और गिवर है तो क्रेडिट साइड में आएगा। जितने भी एसेट्स है मैंने बताया था एक्सक्लूडिंग डेटर्स को छोड़कर वो सब आपके पास में एसेट हैं। अगर एसेट्स आपके पास इन हो रही हैं तो आप उनको डेबिट साइड में लिखेंगे, या उनकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कि कोई भी रीजन हो तो आप उसका नाम डेबिट में लिखेंगे। जैसे बिल्डिंग आपने खरीदी है तो बिल्डिंग को आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। मशीन को खरीदा है तो मशीन को कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। ट्रेडमार्क को खरीदा तो ट्रेडमार्क को कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। ठीक, उसके बदले में जो भी गया है वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। इसी तरीके से आपके पास में अगर कोई भी एसेट्स आउट हो रही है तो आप उसको कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। जैसे कैश का पेमेंट करा तो कैश को कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। कैश को रिसीव करा है तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में, क्योंकि कैश एसेट है। इसी तरीके से आपके पास में कोई बिल्डिंग को आपने बेच दिया तो बिल्डिंग को कहाँ, बिल्डिंग आउट हुई तो उसको कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। कोई भी खर्चा है, कोई भी लॉस है तो आप नॉमिनल की कैटेगरी में डालेंगे उसे और उसको डेबिट में लिखेंगे। जैसे सैलरी का पेमेंट करा तो सैलरी आपके बिजनेस का खर्चा है तो सैलरी को डेबिट में लिखोगे। रेंट का पेमेंट करा तो रेंट आपके लिए खर्चा है, डेबिट में रेंट को लिखोगे और उसके बदले में क्या दे रहे हो? कैश, तो कैश को आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। और कैश किसकी कैटेगरी में आता है? रियल की। तो कैश आउट हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट साइड में जाएगा। इसी तरीके से कोई भी प्रॉफिट या रेवेन्यू है आपके पास में तो वो उसको आप क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। कोई भी रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब कोई भी इनकम है। जैसे सेल्स करी तो सेल्स आपका रेवेन्यू कहलाता है, तो बेचने पर गुड्स को गया तो गुड्स आउट हुआ तो सेल्स को आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। कोई कमीशन का पैसा आपको मिला है तो कमीशन को आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। रेंट का पैसा मिला है तो रेंट का पैसा मिला, कैश मिला तो कैश को डेबिट साइड में लिखोगे, रियल की कैटेगरी में आ गया। और आपके पास में जो पेमेंट आपने, जो आपको मिला है वो किसके बदले मिला है? कमीशन के बदले मिला है तो कमीशन को आप क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, इन क्या हो रहा है। अब एक ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना। अगर कोई भी चीज आपके पास में इन हो रही है तो डेबिट में लिखी जाएगी। अगर आपके पास से कोई भी चीज आउट हो रही है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे। अब किसी भी ट्रांजैक्शन में देख लो क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है। जो भी इन हो रहा है डेबिट में लिख दो और जो भी आउट हो रहा है उसे क्रेडिट साइड में नोट कर दो। इसी तरीके से आपके पास में दूसरी पॉइंट आ जाता है। वो कौन सा पॉइंट है कि अगर इन केस मान लीजिए आपके पास में कोई चीज इन नहीं हो रही लेकिन आउट हो रही है, आपके पास से जा रही है, तो जो भी आउट है उसे तो क्रेडिट साइड में लिख दो। लेकिन इन नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो उधार की ट्रांजैक्शन है, उसमें नाम आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा? उसमें नाम लिख दोगे। और नाम किसकी कैटेगरी में आता है? अब आपको पता ही है किसकी कैटेगरी में आता है? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई चीज इन तो हो रही है लेकिन आपके पास से आउट नहीं हो रही है तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये गिवर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करिए, क्योंकि जितना आप इसको क्लियर करेंगे इतना ही अच्छे तरीके से क्लियर इन ऑल होगा। ऑल द बेस्ट।